वो जो नहीं आपने सेव करने वाला था ना, वो वाला एक बार फिर से दिखा दे कि वो कैसे आपने फाइल सेव की है। सब कुछ ही दोबारा से आ रहा हूँ, फिर दोबारा से आ रहा हूँ, सब कुछ टेंशन नहीं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ फिर। देखें जी, HTML को कैसे कोड करना है वो सारा हम स्टार्ट करना है। HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किस लिए यूज होती है? कंटेंट डिफाइन करने के लिए। भाई कुछ लिखना है टेक्स्ट, वो कैसे डिफाइन करना है, कुछ इमेज लगाना है वो कैसे लगाना है, वो HTML के जरिए लगाते हैं। आपने डाउनलोड करना है नोटपैड प्लस प्लस को गूगल क्रोम से, यहां पर आप लिखते हैं डाउनलोड। मैं कैमरा अपना ऑफ कर दूं, फिर लोड पड़ेगा। डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, आप ये लिखें, पहली वेबसाइट आएगी, पहली वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर दें। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपने प्रेस करते जाना है। ये आपका डाउनलोड हो रहा है नीचे, ठीक है। डाउनलोड होगा तो इसको इंस्टॉल करने का, आपको इंस्टॉल तो चीज़ें करनी आती होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है, आपका इंस्टॉल हो जाना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपने अपनी विंडो में इसको सर्च करना है, नोटपैड प्लस प्लस, ये नीचे आ रहा है, ये देखें यहाँ पर आपका, आपने इसको ओपन कर लेना है। जो ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने एक ब्लैंक पेज आएगा। मैंने आपको कहा हर लैंग्वेज की तरह HTML के भी एलिमेंट होते हैं, जिस तरह आपकी जो उर्दू है इसके अलिफ पे एलिमेंट्स हैं, इंग्लिश है उसके ABC एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं, जोड़ते हैं, वो कुछ ना कुछ बनता है, कुछ ना कुछ चीजें बनती हैं। तो इस तरह यहां पर भी यही है कि इनको HTML के टैग्स को लिखने से कुछ ना कुछ डिफाइन होती हैं चीजें, पता चलता है। तो सबसे रूट एलिमेंट आपका HTML है। एलिमेंट बोलूं टैग बोलूं सेम चीज है, HTML आ गया। नीचे डाल के HTML को मैंने क्लोज भी कर दिया, ठीक है जी, क्लोज हो गया। अब इसमें दो चाइल्ड आएंगे, हेड आ जाएगा और आपका बॉडी आ जाएगा। अब हेड में क्या चीज होती है, और क्लोज करना नहीं भूलना, और बॉडी में क्या चीज होती है। मैंने आपको बताया जो बॉडी में लिखोगे ना वो स्क्रीन पे नजर आएगा, आपके व्यू पोर्ट में नजर आएगा। व्यू पोर्ट क्या होता है? ये सामने नजर आने वाला एरिया, ये आपकी इस चीज से नीचे नीचे वाला एरिया आपका व्यू पोर्ट कहलाता है, ठीक है। या आपका टैब कहलाता है ऊपर, इसको टैब बोलते हैं। तो ये व्यू पोर्ट में नजर आएगा जो भी आप बॉडी में टाइप करोगे, बॉडी में लिखोगे। जो हेड में लिखोगे ना, ज्यादातर वो ऐसी चीजें होंगी, एसेट्स होंगे, एसेट्स असासे इस डॉक्यूमेंट के अबाउट होंगे, इस डॉक्यूमेंट के अबाउट डाटा होगा कुछ ना कुछ, वो इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच किया होगा हमने हेड में, ठीक है। हेड में हमने उसको अटैच किया होगा, बट वो नजर नहीं आ रहा होगा कहीं पे, उसका इफेक्ट नजर आ रहा होगा कि अटैच करने से वो चीज का इफेक्ट हो गया मेरे पेज पे। उसको हटाएंगे तो उस चीज का भी इफेक्ट होगा कि अब हटा है तो ये इफेक्ट हो गया है इस पे, ठीक है। सिर्फ एक चीज जो टैब पे नजर आती है वो टाइटल, और दूसरी चीज आपका आइकन। टाइटल और आइकन, ये चीज, ये देखें, ये जो चीज लिखी है यहाँ पर, ये आइकन बना आ रहा है, इसको फैब आइकन बोलते हैं या कुछ लोग फेविकॉन बोलते हैं। यहाँ पे टाइटल, ये आइकन, ये टाइटल साथ में, आइकन भी टाइटल, ये टाइटल, ये टाइटल, हर पेज की टैब पे ऊपर एक टाइटल नजर आता है, वो टाइटल आप यहां पर लिखते हो टाइटल के टैग में। नोटपैड इसलिए लगा रहा हूं कि आप खुद टाइप करो चीजें खुद, टाइपिंग भी कुछ हो आपका बेहतर। अच्छा जी, यहाँ पे आज अब बेशक इसको नीचे क्लोज कर दें, कोई इशू नहीं है, बेशक इसको एक लाइन में क्लोज कर दें, कोई इशू नहीं है। ये हम अच्छा सा स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं कि भाई जो बंदा है ना, अच्छी अप्रोच इसको समझे, जो भी आपका डेवलपर है, या आप छोड़ जाते हैं किसी कंपनी का काम करके, या आपने किसी की वेबसाइट बनाई है, अब आपने वेबसाइट वो किसी और से अपडेट करवाना चाहता है, तो देखने वाले को लगे भी किसी के बंदे के पुत्र ने काम किया हुआ है। तो टाइटल, ये जो चीजें अपनी ये टैग्स हैं, इनका एक स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। एक इंटरफेस अच्छा बनाओ, ये ना हो कि ये जी कोई ऐसे कर दिया है, कोई इधर क्लोज हो रहा है, ठीक है, कोई एक लाइन में, ये ले जी ये वेबसाइट चल रहा है काम। ऐसे नहीं, इसका एक मार्कअप सा बनाए ताकि पता चले, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। स्पेस बताती है कि यार कुछ ना कुछ सफाई आ रही है इसमें, लाइक, और कुछ समझ भी आ रहा है कि ये उसका चाइल्ड है। आप करें पाकिस्तान, आप करें इंडिया, आप कर दें इसमें पंजाब, तो कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा है ना। देखने वाला कौन समझेगा कि पंजाब भी कंट्री है,
ठीक है, तो अगर इसको आप कर दो, यहां पे स्पेस दे दो, तो पता चलेगा कि इंडिया का आगे एक सूबा है, एक प्रोविंस है पंजाब। ठीक है, तो ये पता चल रहा होता है ऐसे। तो यही चीज आपको ये जो टैब है ऊपर यही बताती है कि HTML में हेड आ रहा है, हेड में आगे टाइटल आ गया है। ठीक है, तो टाइटल में आगे कुछ लिखना है, उसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज टाइटल, दिस इज टाइटल। तो मैं इसको ये खत्म कर देता हूँ जो नीचे फालतू मैंने समझाने के लिए लगाया था आपके। ये लें, ये स्ट्रक्चर हर दफा आपने बनाना है। तो जो आपके पास एडिटर्स होते हैं ना दूसरे, वो ये बना बनाया प्रोवाइड करते हैं। जो आपका ड्रीम वीवर है, ब्रैकेट है, काफी जगह पे ये बना बनाया है, बट नोटपैड में आपको ये खुद टाइप करना पड़ता है, फिर आपको आदत हो जाती है इसकी। आपने इतना स्ट्रक्चर बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लें, तस्वीर बना लें, ये हर दफा आपका आएगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, HTML हेड ये जरा खुला खुला साफ सुथरा करके लिखते हैं कि कोड की समझ आए, देखने वाला भी कहे, कुछ ने अपडेट भी करना हो तो इजीली कर सके, चीजों की समझ आए। वरना कौन रीड करता है? ब्राउजर रीड करता है। ब्राउजर की बला से इसको एक लाइन में लिख दो, वो तो भाई एक प्रोग्राम है, एक सिस्टम है, उसने तो इसको रीड कर ही लेना है। ये बंदों के लिए है कि कोड को अच्छा सा लिखो। ठीक है, दिस इज टाइटल लिखा, अब इसको सेव करना है, तो कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करें इसको। कंट्रोल एस प्रेस किया, लोकेशन चूज करें कहां पे सेव करना है। मैंने कहा यार मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूं, मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने कहा डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बनाना है या ऐसे ही, मैंने कहा ऐसे ही सेव करो। इसका नाम क्या रखना है, यहां पर नाम डिफाइन कर दो, माय फर्स्ट क्लास। जहां जहां स्पेस आनी थी वहां वहां मैंने हाइफन दे दिया। तो ये एक यूआरएल बनाने का अच्छा तरीका है पेज का, कि आप इसमें हाइफन दें, स्पेस ना दें। मैंने पेज का नाम रखा माय फर्स्ट क्लास, माय हाइफन फर्स्ट हाइफन क्लास, हाइफन बोलते हैं माइनस को। ठीक है जी, माय माइनस फर्स्ट, माय माइनस फर्स्ट माइनस आगे क्लास, ये होगा फाइल का नाम। आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम, अपने बड़े भाई का नाम, लैपटॉप, कंप्यूटर पाकिस्तान, कुछ भी नाम रखते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अबाउट अस, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट मी, कुछ भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये नाम आपकी वेबसाइट का, तो अकॉर्डिंग टू पेज ही होगा ना। क्लाइंट आपको कहेगा एक पेज ये बनाओ, एक पेज ये बनाओ, एक ये पेज ये बनाओ, तो आपकी अकल भी कुछ कुछ आगे काम करना स्टार्ट कर देगी, जी हमने ये बनाना है, हमने ये बनाना है। तो अभी तक के लिए मैंने इसका नाम ऐसे ही बना दिया, माय फर्स्ट क्लास। अब इसको सेव करना है, तो सेव हमेशा हर फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। अगर इमेज है तो जेपीजी होगा या पीएनजी होगा या कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा, वीडियो है तो .mp4 होगा, आपका ऑडियो है तो .mp3 होगा। ठीक है, इस तरह एक्सटेंशन है ना। .doc की एक्सटेंशन होगी, डॉक्यूमेंट की फाइल होती है, .xlx एक्सेल की फाइल होती है। ठीक है, CSV फाइल होती है, .csv, इस तरह ये फाइल होगी .html की। तो आपने फाइल का नाम रखा, आगे एक्सटेंशन डाल दी .html। ठीक है, .html एक्सटेंशन डाल दी। अब आपने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। जो ये एक्सटेंशन डाली ये ब्लू हो जाएगा आपका नोटपैड में। आप गए डेस्कटॉप पे, आपने इसको ओपन किया, माय फर्स्ट क्लास, फर्स्ट लेक्चर ऊपर था, माय फर्स्ट क्लास को ओपन किया। देख रहे हैं बॉडी में कुछ भी लगा नजर नहीं आ रहा, क्यों? बॉडी में लिखा ही कुछ नहीं। ऊपर यहां पर जाएं, दिस इज टाइटल लिखा नजर आ गया आपको, जो टाइटल में डिफाइन है। तो आइकन कैसे लगाते हैं वो बाद की बात है, हेड को कर दे बंद इधर, बस हेड का आप नहीं छेड़ना। अब आ जाए बॉडी में। बॉडी में लगता है कंटेंट, पेज का कंटेंट। हमने बात की थी पहले, कंटेंट क्या होता है। कंटेंट किसी भी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, वीडियो होती हैं, ऑडियो होती हैं, आपके ग्राफिक्स होते हैं, आपके आइकन्स होते हैं, ये आपकी वेबसाइट का कंटेंट होता है। तो बॉडी के अंदर हमने कंटेंट को डिफाइन करना है, बॉडी के अंदर हमने कंटेंट को लगाना है, फिर वो हमें पेज में नजर आएगा। डिजाइन नहीं करना, हम सिर्फ HTML कर रहे हैं, तो हमने अभी कंटेंट को लगाना सीखना है। CSS करेंगे, वो लगे कंटेंट को स्टाइल करेगी। ठीक है, अभी हम HTML कर रहे हैं तो हमने कंटेंट को लगाना सीखना है। ठीक है, आ जाए जी। टेक्स्ट सबसे बड़ा कंटेंट है। एक वेबसाइट में टेक्स्ट ज्यादा होता है, फिर इमेजेस आती हैं, फिर वीडियोस आती हैं। जी जी, सर मेरा वैसे सेव नहीं हुआ। ब्राउजर की शक्ल नहीं बन के आई गूगल नहीं, क्रोम की? क्या बन के आया है? वो एक फाइल सी बन के आई है ऐसी। नोटपैड बन के आ गया, नोटपैड। जी जी। उस पर राइट क्लिक करें, ओपन विद में जाएं,
आपका ब्राउजर आ रहा होगा, उसमें ओपन कर लें। अभी बताइए मुझे, अभी मैं साथ ही लेके चलता हूं आपको। जी होगी है। होगी ओपन। अब इसको आपने जी डिफॉल्ट बनाना है। वो डिफॉल्ट कैसे बनाएंगे, नहीं तो हर दफा आपका यहाँ पर नोटपैड आएगा, ओपन विद करना पड़ेगा। आप क्या करें, राइट क्लिक करें, ओपन विद करें, चूज एन अदर ऐप पे चले जाएं, फिर आप यहां से देखें ऑलवेज यूज दिस ऐप। मैंने गूगल क्रोम को सिलेक्ट किया हुआ है, ऑलवेज यूज दिस ऐप किया और ओके कर दिया। अब आपका हमेशा फिर ये गूगल क्रोम में ही ओपन होगा। ठीक हो गया? ठीक है। ठीक हो गया। अब आ जाए, कंटेंट की बात की हमने। टेक्स्ट एक बहुत बड़ा कंटेंट होता है। पूरी वेबसाइट्स देख लें, जितनी भी विजिट करें, बहुत सा टेक्स्ट लिखा होता है वेबसाइट के अंदर। देखें ये टेक्स्ट है, इमेजेस भी हैं, नो डाउट। देखें ये टेक्स्ट ज्यादा है आपकी वेबसाइट के अंदर। आप इधर चले जाएं, किसी और जगह पे चले जाएं, टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है आपकी वेबसाइट्स के अंदर। इसमें चले जाएं, टेक्स्ट आपका ज्यादा होता है। तो सबसे बड़ा कंटेंट आपका टेक्स्ट है। और टेक्स्ट लिखते कैसे हैं, टेक्स्ट को लिखने का तरीका क्या है, तो हम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पी के टैग की। पी का टैग, पी, पी स्टार्ट किया, पी क्लोज कर दिया। पी पैराग्राफ के टैग को डिफाइन करता है। पैराग्राफ, यहां पर आपने पैराग्राफ लिखना है कोई भी, जिस तरह आपकी वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ्स लिखे आ रहे हैं। ये देखें, ये लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है। अबाउट अस में चले जाएं, ये लिखा आ रहा है वेबसाइट के अंदर। तो यही पैराग्राफ इस तरह का हमने लिखना है कुछ भी, तो पी लगाएंगे हम। हमने पी का टैग लगाया। अब जो इसके अंदर वाली चीज है ना, वो डिपेंड करती है, वो कुछ भी हो सकती है, टैग पी का लगेगा। मैंने लिख दिया दिस एंड दैट यू आर हेयर, कुछ भी, मैं डमी सा कंटेंट ये लिखा पी में। वेबसाइट पे आ गया, अपने पेज में आके मैंने रिफ्रेश किया, दिस एंड दैट यू आर हेयर आपको लिखा यहां पर नजर आ गया। ये पैराग्राफ का टैग है पी। ये टेक्स्ट लगाता है, सिंपली पैराग्राफ का टेक्स्ट लगाता है। एक टैग है, यहां पर आ जाए, प्री का टैग। क्या टैग है? प्री का टैग। ये प्री का टैग क्या करता है? प्री डिफाइंड टेक्स्ट बताता है आपको। अगर आप पी में जाएं, स्पेस दे दे इतनी ज्यादा, स्पेस दे दे इतनी ज्यादा, क्या फर्क पड़ा है फ्रंट एंड पे? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। दिस एंड दैट उसी तरह लिखा आ गया। और अगर यही दिस एंड दैट आप लिख देंगे प्री के टैग में, प्री के टैग में दोनों ही पैराग्राफ बनाते हैं, तो फर्क देखिएगा। प्री का प्री डिफाइंड टेक्स्ट स्पेसिस को कंटेन करता है, वो स्पेसिस को कंटेन नहीं करता। वो जो नॉर्मल स्पेस है वही लेके चलता है। प्री का टैग आपका स्पेसिस कंटेन करेगा, जो जो जैसा जैसा इसको पेज में लिखोगे वैसा वैसा लिखा आएगा। इसको यहां से दीवार के साथ लगा दो, लेफ्ट से ऊपर भी लगा आएगा साथ। देख रहे हो, जिधर ऊपर भी स्पेस दी उसने नहीं ली, नीचे दी इसने ली। तो प्री का टैग पहले से बना आता है। आपने टैग इस्तेमाल करना है पी का, ज्यादा पी का ही इस्तेमाल होगा, प्री का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होगा, बट मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, वेबसाइट के अंदर क्या सिर्फ पैराग्राफ होती हैं? नहीं, वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स भी होती हैं। हेडिंग्स हुसन होता है किसी भी एक मजमून का, किसी भी एक पूरे आपके आर्टिकल का। हेडिंग्स एक बहुत इंप्रेशन डालती हैं। हम मजमून लिखते थे अल्लामा इकबाल का, माई स्कूल, कायदे आजम, हम जब लिखते थे अपने रजिस्टर में ब्रेक टाइम या जब भी हमारा टेस्ट होता तो हम एक मार्कर जिसको बोलते हैं वो रखते थे हम, बिलू पेन से हम नीचे पैराग्राफ लिखते थे, मार्कर से हेडिंग डालते थे तरीके पैदाइश, जी नीचे लिख दिया जी इधर इधर पैदा हुए, ठीक है। आला तलीम, आला तलीम इधर इधर से हासिल की, वो हेडिंग डालते थे। वो मजमून बड़ा अच्छा बनता था, बड़ा अच्छा लिखा जाता था, उसके नंबर ज्यादा मिलते थे आपको। एक बच्चा था वो सिर्फ पेन से ही जुड़ा हुआ था, पेन से ही सब कुछ लिख रहा था, उसको नंबर कम मिलते थे। वही चीज यहाँ पर कि एक वेबसाइट के अंदर सिर्फ पैराग्राफ्स नहीं होते, उस वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स डिफाइन होती हैं। अगर आप देखें वेलकम टू द एक्सेस एक्सपीडी हेडिंग है, ये आपका पैराग्राफ है। ये ऊपर हेडिंग आ गई, नीचे पैराग्राफ आ गया। आप जरा नीचे जाएं, आपकी हेडिंग्स आ गई, नीचे पैराग्राफ आ गया। यहां पर आपकी हेडिंग आ गई, नीचे पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ तो एक जैसा होता है ना, ऊपर हेडिंग नीचे पैराग्राफ आ गया। यहां पर आगे ऊपर हेडिंग नीचे पैराग्राफ आ गया, ऊपर हेडिंग नीचे पैरा पी लगा के या कोई और चीज लगा के हमने लिख दी चीजें। तो सिर्फ पैराग्राफ ही नहीं होता, आपकी वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स भी होती हैं। तो हेडिंग लिखने के यहाँ पर कितने तरीके हैं वेबसाइट के अंदर हेडिंग लिखने के। इस प्री को बेशक खत्म कर दें आप, बट अच्छी बात है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने पी का टैग लगाया, इसमें कुछ भी लिख। अब हमने हेडिंग्स को देखना है, हेडिंग कैसे लगती है। आपकी एचटीएमएल के अंदर 6 टाइप की हेडिंग है,
6 टाइप की हेडिंग्स हैं आपकी HTML के अंदर, ठीक है जी। कौन सी हेडिंग? सबसे बड़ी हेडिंग है आपकी H1। क्या है? H1। मैंने एक लाइन में क्लोज कर दिया, मसला कोई नहीं है, एक लाइन में कर दो, नीचे कर दो, मैंने कहा सिर्फ पढ़ने में है। मैंने यहाँ पर टाइप करा दिस इज FIR फर्स्ट HEADEING हेडिंग। जरा आ जाए पेज में, पेज में आ जाए, किधर है भाई, किधर है भाई, किधर है भाई, ये है। रिफ्रेश करें, देख रहे हैं जी, पैराग्राफ छोटा सा लिखा आया, दिस इज फर्स्ट हेडिंग बड़ा सा लिखा आ गया। इसी तरह H1 है, H2 भी है यहां पर, H2 को डिफाइन करें, दिस इज सेकंड हेडिंग। मैं जस्ट कंटेंट लगा के दिखा रहा हूं, HTML का काम ही यही है, पता बताता है आपको कैसे लगेंगे ये टेक्स्ट, कैसे लगेंगे ये कंटेंट, आपके जो डिजाइन करना है, जो कलर देना है, जो इस तरह का बनाना है, वो CSS का काम है। 3-4 दिन में HTML सीखेंगे, आगे CSS स्टार्ट करेंगे, को 10 दिन में CSS सीख जाएंगे। एक पूरी फ्रंट एंड की 15-15 दिन लगा लें, पूरी एक फ्रंट एंड की अपनी वेबसाइट हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। फिर जूं जूं आपको एरर्स आते जाएंगे, मसाइल आते जाएंगे, न्यू न्यू डिजाइन आएंगे, वैसे वैसे आप बनाते जाओगे, अपनी स्किल को पॉलिश करते जाओगे, स्ट्रॉन्ग करते जाओगे। असाइनमेंट्स दूंगा, असाइनमेंट्स आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब काम करने में वो हेल्प करेंगी, आपको ज्यादा ज्यादा सीखने में। दूसरी हेडिंग लगाई, सेव किया, अब दोबारा दोबारा .html, दोबारा दोबारा नाम लिखने की जरूरत नहीं, अब Ctrl+S से ही आपकी फाइल सेव होती जाएगी। Ctrl+S करोगे, इधर आके चेंज देखने के लिए पेज में आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये बड़ी हेडिंग, ये इससे छोटी हेडिंग आ गई H2 लिखने से। इसी तरह आप आए, आपने H3 लिख दिया, H3 लिखा, H3 को यहां पर कर दिया क्लोज, यहां पर आगे क्लोज कर दिया। क्लोज और स्टार्ट में फर्क क्या है? सिर्फ एक स्लैश का फर्क है क्लोज और स्टार्ट में। H3 लगाया, इधर लिख दिया दिस इज थर्ड हेडिंग। आ जाएं, सेव करते हैं, इधर आके रिफ्रेश करते हैं। मैंने जी यहां पर आके रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पे देखे सामने आपको तीसरी हेडिंग भी मिल गई। इसी तरह आपने आना है, H4 लगाना है, H4 को कर देना है आपने क्लोज, H4 में लगा दी। ये दिस इज हेडिंग, दिस इज थर्ड हेडिंग डिपेंड नहीं करता क्या चीज हो सकती है। अब इस पेज में देखें, ये चीज आ गई, ये आ गई, हु वी आर। अब ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या लिखवाता है आपको इसके अंदर, वो तो आपका कंटेंट डिफाइन करेगा ना, वेबसाइट डिफाइन करेगी। मजमून था वो डिपेंड करता था, अगर तो देखो कायदे आजम का मजमून था, हेडिंग बन की तरीके पैदाइश, लिखा तो मार्कर से ना। अगर वही माई चेयर है तो उसकी फिर आप चेयर का लिखेंगे, इसकी 4 लेग्स, इसकी वो, उसकी कोई ना कोई हेडिंग तो देंगे ना, कि कैसी दिखती है, कि कितने की है कीमत उसकी, वो चीज। तो इस तरह आप जो अंदर वाला टेक्स्ट है ना, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी आपने परेशानी नहीं लेनी। दिस इज थर्ड हेडिंग, सेकंड हेडिंग वो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप अपना नाम लिख सकते हो, मैं लिखवाऊंगा आपको, कहूंगा कि आप अबाउट मी लिख के लाओ इसके अंदर। दिस इज थर्ड हेडिंग, दिस इज फोर्थ हेडिंग। वेबसाइट में आया, रिफ्रेश किया, दिस इज फोर्थ हेडिंग आ गया, जरा छोटा हो गया। इसी तरह आ जाए, H5 लगाया, H5 को क्लोज किया, यहां पे आके लिख दिया सर हेडिंग की कोई लिमिट होती है, लिमिट H6 तक, बस 6 से ज्यादा नहीं। 6 तक। और सर हेडिंग 1 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, मतलब बार आप हर चीज को 2 दफा यूज कर सकते हो, 3 दफा यूज कर सकते हो, बट ना कुछ चीजें हैं यहाँ पर। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, यहीं पे आपने याद करवा दी एक चीज। एक चीज है W3C। W3C असल में ये इस तरह है, इस तरह, इस तरह W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, वर्ल्ड वाइड वेब
स्पेलिंग नहीं मुझे आते कंसोर्शियम के, जो भी है आप ये यहाँ पर लिख लें, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ये लें W3 से लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा। अब क्या है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम? The World Wide Web Consortium is the main international standard organization for the World Wide Web, founded in 1994 and currently led by Tim Berners-Lee. The consortium is made up of the member organizations that maintain full-time staff working together in the development of the standards for the World Wide Web. मैं आपको समझाता हूँ। World Wide Web Consortium is an organization, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कंपनी है जो 1994 में बनी है। इसका काम क्या है? इसका काम है स्टैंडर्ड्स बनाना, लॉ बनाना, रूल्स बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, कि एक वेबसाइट को कैसे डेवलप किया जाता है, अच्छी अप्रोच क्या है वेबसाइट को बनाने के लिए, स्टैंडर्ड्स बनाता है ये, कि जो वेबसाइट हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करेगी वो एक अच्छी वेबसाइट कहलाएगी। ठीक है, आप कपड़े पहनते हैं अच्छे कम अच्छे ज्यादा होते हैं, इस तरह अप्रोचेज हैं आपको वेबसाइट बनाने की, अच्छी अप्रोच उससे कम अच्छी अप्रोच। ठीक है, तो हमने जो वेबसाइट बनानी होती है इनके स्टैंडर्ड्स को मीट करती हुई बनानी होती है, कि भाई जो वेबसाइट बनाए वो W3 स्टैंडर्ड पे, W3C स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरे, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरे। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम कहता है कि आपने जो कोड करना है सारे का सारा कोड छोटी एबीसी में करना है, बड़ी एबीसी में नहीं करना आपने कोड। एक चीज तो ये कहता है वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा कंसोर्शियम W3C कहता है दूसरा कि आपने जो H1 लगाना है ना पेज में, कोशिश करें पेज में एक ही H1 लगाएं, अच्छी अप्रोच है। पेज में H1 एक ही होना चाहिए, H2 H3 H4 H5 आप मल्टीपल कर सकते हो, इनको दोबारा दोबारा लगा सकते हो, पेज में H1 एक ही होना चाहिए। उसके कहने का मतलब क्या है? वो कहता है कि जो भी पेज है उसमें बड़ी हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग एक ही हो सकती है, जिस तरह वेलकम टू द एक्सेस एक्सपीडी, ये एक हेडिंग है, बस बड़ी यही हो सकती है पूरे पेज में। आपका जो मजमून है मेन, जो सब्जेक्ट है टॉपिक है, वो पेज में एक ही हो सकता है, बस उसी को H1 दो, उसके बाद H2 H3 H4 जो मर्जी यूज करो H6 तक, उसका कोई इशू नहीं, उनको 10 दफा यूज कर लो, 20 दफा यूज कर लो, 30 दफा यूज कर लो, कोई मसला मसाइल नहीं। कोशिश ये करो H1 को पूरे पेज में एक ही दफा यूज करो, अच्छी अप्रोच है, यूज कर दोगे 2 दफा मसला कोई नहीं होगा। समझ आ गई सर? पूरी वेबसाइट में तो हम मल्टी टाइम हम उसे यूज कर सकते हैं ना, जस्ट एक पेज में वन टाइम? एक पेज की बात हो रही है, हाँ, दूसरे पेज में एक दफा और कर लो, तीसरे में। वो कहने का मतलब क्या, वो ये चाहता है, आपको बताना चाहता है कि पेज में लाइक मजमून लिखते थे, ऐसे लिखते थे, एक बड़ी सी हेडिंग ऊपर देते थे अल्लामा इकबाल, ऊपर अल्लामा इकबाल लिख के नीचे थोड़ी सी छोटी हेडिंग करते थे तरीके पैदाइश, फिर उससे नीचे आते थे पैराग्राफ पेंसिल से लिखते थे अल्लामा इकबाल का नाम ये है, मतलब असल नाम जिस नाम वो लिखते हैं, वो यहाँ पर पैदा हुए, ये चीज वो सारी लिख दी, इस डेट को, वो पेंसिल से लिखते थे। वही चीज वो कहते हैं अल्लामा इकबाल सबसे बड़ा होता था, मतलब जो ऊपर जो हेडिंग होती थी वो सबसे बड़ी होती थी, वो एक ही दफा लिखा गया। हालांकि तरीके पैदाइश के बाद आला तलीम लिखा, वो सेम उसी हेडिंग का है, ऊपर वाली हेडिंग का, जिस तरह का तरीके पैदाइश था। ठीक है, उनकी सियासी जदोजहद की हेडिंग डाली है तो वो सेम उसी हेडिंग की साइज है जो हमने ऊपर पैदाइश का लिखा, बट जो ऊपर सबसे ऊपर अल्लामा इकबाल टाइटल लिखा था वो दोबारा नहीं लिखा गया। इसीलिए वो कहते हैं कि पेज में H1 को जस्ट एक दफा यूज करें, बाद में आपने H2 को इस्तेमाल करना है, H3 को इस्तेमाल करना है। बेसिकली WSTC के रूल्स को फॉलो करना है ताकि अच्छी वेबसाइट बने, मीन उन्होंने डिफाइन किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप W3C के रूल्स भी पढ़ सकते हैं, बट वो एक साथ साथ सीखते जाते हैं, साथ साथ पढ़ते जाते हैं, वो कोई मजमून नहीं है कि आप उसको याद करेंगे, वो साथ साथ आपको पता चलते जाएंगे। ठीक है, सिक्स्थ हेडिंग इज द लास्ट हेडिंग, 6 हेडिंग है जस्ट HTML के अंदर। हम आते हैं पेज में, रिफ्रेश किया तो ये ले, बड़ी हेडिंग दिखने में लग रही है, छोटी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, नॉर्मल पैराग्राफ। अच्छा, अब यहां पर बताता चलूं आपको एक चीज कि ये जो हेडिंग्स हैं क्या ये इतने साइज की हैं जितनी होंगी? नहीं, इनके साइजेस हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा छोटा करना है। मैं आपको
H1 को H6 से छोटा बना के दिखा सकता हूं, H6 को H1 से बड़ा बना के दिखा सकता हूं, साइज से, साइज की वजह से ये बन जाएंगे। साइज हम इनको दे सकते हैं CSS के अंदर। इनका बेसिक मकसद एक और होता है SEO के लिहाज से। अब किसी को अगर थोड़ा सा पता है SEO क्या होती है, कुछ मुझे बता दे। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी को इसका मैकेनिज्म पता हो ये क्या होती है? वर्ड तो आपने बता दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके पीछे की कहानी किसी को पता हो, थोड़ी सी डिफाइन कर दे। सर वेबसाइट को रैंकिंग में लाने के लिए यूज होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बिल्कुल, वेबसाइट को रैंकिंग में क्यों लाना होता है हमने? ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स हो, ट्रैफिक मोड ड्राइव हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए हमारा वेबसाइट पे। ट्रैफिक आने का फायदा क्या होगा? बिजनेस को फायदा होगा। अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह होगा तो उस पर आपके परचेजिंग वगैरह ज्यादा होगी। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो परचेजिंग ज्यादा होगी। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिहाज से ऑप्टिमाइज करना। आप गूगल क्रोम ओपन करते हो, सामने गूगल आता है, सर्च इंजन गूगल का आता है, वहां पर टाइप करते हो आइट्स इन सरगोदा, तो आपके सामने वही वेबसाइट सबसे पहले नंबर पे आएगी। उसी का नाम सबसे पहले नंबर पे आएगा जिसकी रैंकिंग अच्छी होगी। फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर पेज 2, फिर पेज 3, फिर पेज 4। कंपटीशन है इतना ज्यादा कि सबकी ख्वाहिश होती है कि हम पहले पेज पे आए, हम पहले पेज पे आए। क्यों? उन्हें पता है लोगों की मेंटेलिटी का कि लोग पहले पेज से आगे जाते ही नहीं है। उनका डिजायर्ड रिजल्ट उनको उनके पहले पेज पे मिल जाता है, उनका डिजायर्ड रिजल्ट उनको पहले पेज पे मिल जाता है, तो वो दूसरा पेज विजिट ही नहीं करते। इसलिए लोगों की ख्वाहिश है, जिनके बिजनेसेस हैं, कि हमारी वेबसाइट पहले पेज पे आए, सबसे ऊपर आए, हमारे विजिटर बने। क्योंकि लोग दूसरे पेज पे आते ही नहीं है, हमें कम फायदा होगा। तो वो अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के लिहाज से, इसको SEO बोलते हैं। वो अपनी ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जो SEO फ्रेंडली हो, जो SEO के स्टैंडर्ड्स को मीट करे। उसमें W3C के स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, और वो अच्छी वेबसाइट कहलाएगी। अच्छी वेबसाइट कहलाएगी तो वो टॉप पे आएगी। वो टॉप पे कैसे आएगी? गूगल के क्रॉलर्स इसको पढ़ेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करेंगे, उसके जो चीजें हैं लिखी हुई उनको देखेंगे, क्या कितना हमारे स्टैंडर्ड्स के नजदीक हैं ये चीजें, कितनी हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं चीजें, उतने उसको नंबर देंगे रैंकिंग के, उतने उस लिहाज से वो आपको वेबसाइट नजर आएगा। अब देखते हैं, मैं कहता हूँ आइट्स विद इर्तजा सरगोदा के अंदर है, मेरे एक दोस्त हैं आइट्स विद इर्तजा वाले, आपके और है ग्लोबल सॉल्यूशन है, आपके पास और भी आइट्स वाले हैं सरगोदा में। अब सर्च करते हैं यहां पर आके आइट्स इन सरगोदा। मैं गूगल में चलता हूं, यहां पर आइट्स इन सरगोदा मैंने ये टाइप किया तो देखते हैं ग्लोबल आइट्स सबसे पहले आई, आइट्स विद इर्तजा दूसरे नंबर पे आए, VN आपकी तीसरे नंबर पे आई। ठीक है, फिर आपकी ये यहां पर देख लें तो ITS.org वेबसाइट पहले नंबर पे आई, एडमिशंस पोर्टल आइट्स का दूसरे नंबर पे आया। यहां पर देख लें ये इस तरह अगर चलते जाएंगे तो पेजेस चेंज होते जाएंगे। अब कभी भी मैं दूसरे पेज पे नहीं जाऊंगा, मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मेरे पहले पेज पे मिल रहे हैं। रिजल्ट मुझे कितने मिले हैं ये देखें, ऊपर रिजल्ट्स, कितने रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास। ठीक है, तो क्या मैंने कभी दूसरा पेज विजिट किया है? नहीं विजिट किया। इसीलिए तो कंपटीशन है, इसीलिए तो हर कोई चाहता है मैं पहले पेज पे आऊं तो मुझे मेरा बिजनेस ग्रो करे। यहाँ पे आइट्स विद इर्तजा को कोई लोग ओपन करेंगे, ग्लोबल आइट्स को ओपन करेंगे, फिर जाके देखेंगे, उनके रिव्यूज पढ़ेंगे, फिर उनके पास जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट नहीं आ रही, डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, तो ये रैंकिंग होती है। हाँ, बेशक वो उनकी परफॉर्मेंस हो ही ना, वो कुछ भी ना हो, उनकी क्वालिटी भी ना हो, उनकी वेबसाइट अच्छी है तो वो टॉप पे आएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। तो जो आपका ये कोड है ना H1 H2 H3, ये वेबसाइट के SEO के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसको तो छोटा कर दूंगा, ये H1 कितना बड़ा लिखा आ रहा है, मैं इसको छोटा कर सकता हूं। मैं इसको CSS में जब पढ़ाऊंगा ना आपको बताऊंगा, इसका साइज आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, इसको बहुत छोटा सा बना सकते हो। आप जो इतना बड़ा लिखा आया है आप इसको बहुत छोटा कर सकते हो। वो देखो H6 से भी छोटा हो गया आपका H1, दिस इज फर्स्ट हेडिंग। वो आपका H6 से भी छोटा हो गया,
तो साइज कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्रॉलर्स को पता है ये H1 में लिखा गया है। गूगल के क्रॉलर जिसको रीड करेंगे वो देखेंगे ये H1 में लिखा गया है, ये H2 में लिखा गया है, ये H3 में लिखा गया है। इंसानी आंख धोखा खाएगी, उसको नहीं पता चलेगा। मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सी हेडिंग है, आप कहेंगे ये H6 है। आपने कहा ये छोटी सी H6 ही होगी ना। जब राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में गए, इंस्पेक्ट में जाके आपको पता चलेगा ये तो H1 है। तो गूगल के क्रॉलर्स एसईओ बनाने के लिए इसको रीड करेंगे। वो नई कहानी है, आगे की कहानी है, आपको इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, वो एसईओ वाले बंदों को ज्यादा जरूरत है। बट हम उसको भी, जब हम इस फील्ड में आ गए हैं तो हमने सारे एस्पेक्ट से इस फील्ड को गंगाल देना है, सारे एस्पेक्ट से इस चीज को हमने, इस फील्ड को हमने देखना है। जिस जिस की चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, इसके साथ जो जो चीजें अटैच होंगी वो हमने करनी है। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ लगाया, हमने हेडिंग्स लगाई, हेडिंग्स लगा दी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने करना क्या, ये दो चीजें लगाई मैंने अभी तक। एक मैंने क्या किया, हमने P लगाया, पैराग्राफ लगाया, H1 H2 H3 H4 H5 H6 लगाया, ये चीजें लगाई। अब आपने करना क्या है, एक नई फाइल बनाता हूं, फाइल न्यू की हमने, उसी तरह स्टार्ट करना है, फिर से देख लें HTML, उसी तरह क्लोज करना है HTML को, फिर आगे यहां पर हेड डाला, ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फिर आपने यहां पर आके हेड को क्लोज किया, हेड में आके आपने टाइटल डाला, टाइटल क्लोज किया, टाइटल को हमने क्लोज किया, टाइटल में लिख दिया दिस इज असाइनमेंट, सेव किया इसको डेस्कटॉप पे, नाम रखा ASS, मेरी मर्जी छोटा सा रख दूं, पूरा रख दूं ASSIGNMENT assignment.html, नाम ये रख दिया .html, मेरी एक्सटेंशन है, असाइनमेंट इसका नाम है। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, देखो जरा मेरा पेज आ गया assignment.html। इसमें कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा assignment.html में, क्यों, कोई बताएगा? इधर व्यू पोर्ट में कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा। जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। महानूर आप हैं यहाँ पर, महानूर आप हैं यहाँ पर, महानूर, महानूर, महानूर आप हैं यहाँ पर। अच्छा, इरम शहजादी आप हैं यहाँ पर। यस सर, सर हमने क्योंकि बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा, हमने टाइटल भी नहीं दिया, बॉडी में कुछ भी नहीं राइट किया। बिल्कुल, टाइटल में कुछ लिखा, दिस इज असाइनमेंट, वो आ गया लिखा हुआ वहां पर, बट बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा, तो बॉडी में कुछ भी नजर नहीं आया। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने बॉडी लगाया, यहाँ पर मैं बॉडी लगाता हूँ, बॉडी लगा के बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया। सर ये बॉडी हेड के अंदर नहीं आ सकती? नहीं 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 नहीं, ये सिबलिंग्स हैं, भाई है ये, इनका पेरेंट HTML है, ये उसके अंदर नहीं आ सकता। ये दोनों भाई हैं, तो भाइयों का लेवल एक जैसा होता है। अगर ये उसके अंदर आएगा तो ये उसका बेटा बन जाएगा, उसका चाइल्ड बन जाएगा उसका। ये देखें, तो इसका ये चीज बता रही होती है, मैंने आपको पहले बताया, ये चीज बता रही होती है, ये मार्कअप होता है। हायरार्की जिसको बोलते हैं, हायरार्की का तो पता है ना, हायरार्की, हायरार्की, हायरार्की बना देना। फादर, सर हेड को हम बॉडी के बाद भी तो क्लोज कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सीक्वेंस में चलना हेड की अपनी जगह, बॉडी की अपनी जगह। जी जी बोले सर, एक स्केलेटन होता है ना किसी भी लैंग्वेज का, सिंटैक्स को फॉलो करना होता है, तो ये हायरार्की होती है कि बिल्कुल से नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम कौन थी आप? जी सर, नाम क्या आपका? यहाँ से नहीं पता चलता कौन बात कर रहे हैं। इकरातुल्लैन। कौन थी आप? इकरातुल्लैन। सही बात, ठीक हो गया, आ गई आवाज मुझे समझ। सही बात उन्होंने की कि इसका एक मार्कअप होता है, एक पहले से डिजाइन शुदा होती है चीज के, आपने ऐसे करना है। ये यूजर डिफाइन नहीं है, ये लैंग्वेज यूजर डिफाइन नहीं है, ये लैंग्वेज डिफाइंड चीज है कि आपने इसको ऐसे ही लिखना है। बस यही तो आपके सामने है कि आपने इसको ऐसे बनाना है। कितनी मुश्किल चीज है, आप 3 दफा बनाओगे, 4 दफा आपको पता चल जाएगा कि इसको ऐसे ही लिखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना। अब आते हैं बॉडी के अंदर, आपने करना क्या, आपने सबसे पहले बड़ी हेडिंग देनी है, आपने H1 लगाना है, H1 को क्लोज करना है आपने, इसमें आपने लिख देना है, लिखना है अबाउट मी। मैंने सर आप बड़ी इसमें लिख दिया,
इसमें हम लिखते हैं अबाउट मी। अबाउट मी, तो अबाउट मी आपको लिखा यहां पर आ जाएगा सामने, अबाउट मी लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, H2 डाल देना है, ठीक है। अच्छा, एक लाइन में भी आप क्लोज कर सकते हो इसको, बस समझ आ जाए, मसला कोई नहीं है, एक लाइन में भी क्लोज कर सकते हो, ये अच्छा बन जाएगा जरा। अबाउट मी, अबाउट मी आपने लिख दिया, फिर आप डाल दें यहां पर नेम, हो गया, नेम आ गया, पी लगा दें। हो गया, आज फिर H2 लगा दें। फादर नेम, ये आपने बना के लाना है, आपको असाइनमेंट है कल के लिए कि आपने कोड में टाइप करना है अपने बारे में। सर ये हम साथ साथ कर रहे हैं। सर सबमिट किधर करना है? वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको कल क्लास में स्क्रीन शेयर करवा के चेक कर लूंगा पहले 20-25 मिनट में, या आपको कहूंगा कि अभी मुझे सेंड कर दें, अभी चेक करके अभी मैं डिलीट कर दूंगा। फिर अभी हमारे पास है पोर्टल, वहां पे लेंगे असाइनमेंट्स, तो वो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली सारी चीजें ना। तो अब यहाँ पर LMS सर, LMS है हमारे पास, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास। अच्छा, ये देखिए, ये ठीक हो गया, अबाउट मी सबसे बड़ा आ गया। अब कोई ऐसी हेडिंग आएगी आपके पास जो H1 के स्टैंडर्ड की होगी, इतनी बड़ी कोई भी नहीं आएगी, कोई भी चीज नहीं आ रही। नेम आ गया, फादर नेम आ गया। अब नीचे आ जाएं, और नीचे आ जाएं, H3 आ गया, सॉरी H2 ही आ गया, क्योंकि उस जैसी लिखनी हमने। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का हेडिंग आ गया, नीचे आपने पी डाला, पी को एक लाइन में क्लोज कर दें बेशक, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन, मैंने कहा यार ये क्वालिफिकेशन में तो मैट्रिक इंटर सारी आती है, तो अब यहां पर आप H3 का इस्तेमाल करें, क्यों बताता हूं अभी। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन से रिलेट करती चीज आगे हायरार्की में छोटी आ गई, METRIC, मैट्रिक इंटर, बैचलर। सर ये भी क्वालिफिकेशन के चाइल्ड, आई मीन उनके सब क्लासेस हैं उसकी। बिल्कुल समझ लगी ना आपको, तो ये पता चल गया कि भाई ये उसकी सब क्लासेस हैं। आपने इनको ऐसे लिख दिया, उससे छोटे में आपने उसको उसके छोटे में लिखिए, ये अकल से ही पता चल गया हमें, अकल से ही पता चल गया हमें कि हमने क्वालिफिकेशन है, आगे उसकी सब सेट आ गए, तो यहां पे लिख दिया आई डिड मैट्रिक फ्रॉम दिस स्कूल, ठीक हो गया। फिर एक पी लगा दिया, कॉपी पेस्ट कर दे सर। आई डिड इंटर फ्रॉम फलां स्कूल, ठीक है जी, कॉलेज कर दें फलां। अच्छा, बैचलर में आ पी लगा दें, आई डिड दिस एंड दैट, कुछ भी, इसी को आपका पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर ये लें, अब आपको समझ आ गया कि हाँ भाई ये ऐसे बना, देख रहे हैं, क्वालिफिकेशन, फिर उसमें मैट्रिक इंटर। अब ये अच्छा बन सकता था, CSS का इस्तेमाल करेंगे, इसको सेंटर में करेंगे, इसको नेम इधर आ जाएगा, फादर नेम इधर आ जाएगा, क्वालिफिकेशन का हेडिंग सेंटर में आ जाएगा, मैट्रिक इधर, इंटर इधर, बैचलर इधर, मास्टर इधर, तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। CSS एक पूरा वेबसाइट आपको क्रिएट करके देगा, जिस तरह आपके सामने ये चीज नजर आ रही है, मैं आपको सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे देख रहे हैं, डिजिटल, बेस्ट डिजिटल आ गई, मार्केटिंग सर्विसेज, छोटा पैराग्राफ आ गया, फिर वो बेस्ट डिजिटल बड़ा था, उसके नीचे सबसेट आ गए, ये उससे छोटी आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह आप डिफाइन करते जाओगे। आप यहां पर आ जाओ ब्लैक स्टोन में, नीचे आए जरा, बड़ी हेडिंग आ गई हो गई हेल्प, फिर छोटी हेडिंग आ गई, फिर उससे छोटा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो हम एक
एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना। अभी कंपनीज है, सेल्फ अप्लाइड भी उसके नीचे आता है, हेल्थ केयर सेक्टर भी नीचे आता है, जिस तरह हमारे पास आ रहा है एक दूसरे के नीचे, ठीक है, आ रहा है ना हमारे पास। तो हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, वो करेंगे CSS में। बट अभी आपने ऐसा ही अपना स्ट्रक्चर बना के मुझे कल चेक करवाना है। जस्ट लास्ट चीज ऐड कर लें, इमेज को ऐड कर लें यहाँ पर, कि इमेज कैसे लगाते हैं वेब पेज में। वो कल करेंगे। यस सर। जी सर जी करें। सर कर ले। कल करेंगे सर। अच्छा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, हम कल करेंगे ये चीज। अभी आप लोगों ने ऐसा बना के मुझे पेज दिखाना है, मुझे कोड का भी स्क्रीनशॉट भेजना है आपने, मुझे आपने ये भी भेजना है, इसका भी तस्वीर बना के। कब भेजना है? अभी नहीं, अपने पास रखना है। जब मैं क्लास में हूंगा मैं कहूंगा आप भेजो, उसका चेक करूंगा, वहीं से मैं डिलीट कर दूंगा। फिर मोबाइल में बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है, वो बाद में मेरे लिए डिलीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि LMS पे लेंगे फिर मुझे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक जो है ना वो आपने ऐसे असाइनमेंट अपनी देनी है। और दूसरी चीज आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश लिखनी है अपने बारे में, अपने बारे में लिखना है, एक्चुअल में अबाउट मी लिखना है अपने बारे में, अपने बारे में। मैं देखता हूं कि कितनी लाइनें लिख सकते हो अपने बारे में आपने, ठीक है। आपने नोटपैड में अपने बारे में लिख लेना है, कुछ ना कुछ लिखना है आपने अपने बारे में, अबाउट मी में। आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अपने बारे में लिखना है कि आप में कितना पैशन है किस चीज को सीखने का। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना लिख सकते हैं, ठीक है। वो वैसे असाइनमेंट है आपका, वो वैसे असाइनमेंट है ये आपका। सिंपल टेक्स्ट फाइल बनानी है या फिर HTML में उसको भी पैराग्राफ में? नहीं उसको सिंपल बनाइएगा, वो तो सिंपल हो जाएगा आपका। मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।